हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज। मैं हूं आदेश फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, आज का हमारा सेशन हमारे चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ही कंटिन्यूएशन सेशन है, जहां पर हम चैप्टर के रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स को डील करेंगे और फिनिश करेंगे इस चैप्टर को। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए बच्चों, बिगिन करते हैं अपने आज के सेशन को विद द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, एंड दैट इज द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे हम शॉर्टली अब्रीविएट करते हैं एज एमटीपी, राइट? ओके, तो बेसिकली अगर इस इंटायर टर्म को हम समझने की कोशिश करें इन द लिटरल टर्म, तो देखो कैसे समझोगे। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मतलब प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने की जो प्रोसेस है, टर्मिनेट मतलब टू ब्रिंग इट टू एंड, है ना? तो प्रेगनेंसी को एंड करने की प्रोसेस जो कि मेडिकली असिस्टेड हो, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। बट याद रखिएगा, यहाँ पर जो प्रेगनेंसी को एंड किया जा रहा है, दिस इज एन इंटेंशनल और वॉलंटरी एक्ट, मतलब ये एक पर्सन की विल के अकॉर्डिंग ही होता है। ऐसा नहीं है कि द पर्सन इज अनविलिंग और उसके बाद उसको टर्मिनेट कर दिया जा रहा है। सो इट इज़ अ वॉलंटरी एक्शन, ठीक है? तो ये पर्पसफुली किया जाता है। सो इट इज़ एन इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन और एंडिंग ऑफ द प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म, मतलब बिफोर द कंप्लीशन ऑफ प्रेगनेंसी अगर प्रेगनेंसी को रोक दिया जाए, दैट इज ओनली नोन एज द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे हम एक और नाम से बुलाते हैं, दैट इज इंड्यूस्ड एबॉर्शन, ठीक है? सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंड्यूस्ड एबॉर्शन। फाइन। अब बच्चों, ये जो एमटीपी की प्रैक्टिस है, इट इज डन एवरी ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड। एवरी ईयर यू विल बी सरप्राइज टू नो द नंबर, एवरी ईयर नियरली 45 to 50 million MTPs आर परफॉर्म्ड। सी, इतना ह्यूज नंबर में एमटीपी परफॉर्म होता है ऑल ओवर द ईयर, एंड ये जो नंबर है ना 45 to 50 million, दिस इज अराउंड 1/5 ऑफ टोटल कंसीव्ड प्रेगनेंसीज इन अ ईयर। तो यानी कि एक साल में जितनी प्रेगनेंसीज कंसीव की जाती हैं, उनका 1/5 वो टर्मिनेट की जाती हैं या फिर अबॉर्ट कर दी जाती हैं बाय एमटीपी। सो दिस इज द फैक्ट दैट यू मस्ट बी अवेयर ऑफ। ओके, तो बेसिकली इनको अबॉर्ट किया क्यों जाता है, यानी कि एमटीपी परफॉर्म की ही क्यों जाती है? द आंसर इज ऑब्वियस, टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज। तो अनवांटेड प्रेगनेंसीज से रिड होने के लिए, बचने के लिए ही ये परफॉर्म की जाती हैं। अब ये अनवांटेड प्रेगनेंसीज अराइव कर सकती हैं ड्यू टू कैजुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्स, यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बिना अगर सेक्सुअल इंटरकॉर्स परफॉर्म किया तो ऐसे में अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती हैं, जिनको टर्मिनेट किया जाता है। या फिर फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव्स, मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज तो हुए बट दे फेल्ड इन देयर फंक्शन, तो वो अपना जॉब करने में ही अगर फेल कर जाएंगे तो डेफिनेटली कंसेप्शन हो जाएगा एंड अनवांटेड प्रेगनेंसी वुड अराइव। एंड लास्टली ड्यू टू द रेप्स। तो बेसिकली ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से अनवांटेड प्रेगनेंसीज अराइज होती हैं और यहाँ पर एमटीपी परफॉर्म कर दिया जाना पड़ता है। बट ऐसा नहीं है कि यही वो कारण है जिनकी वजह से एमटीपी परफॉर्म होता है। कई बारी कुछ ऐसी सिचुएशंस भी अराइज होती हैं जहाँ पर एमटीपी परफॉर्म करना असेंशियल है। तो बेसिकली वही कंडीशन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इट इज़ असेंशियल इन दोज केसेस वेयर कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रेगनेंसी कुड बी फेटल ईदर टू द मदर और द फीटस और बोथ। तो भाई ऐसे केसेस जहाँ पर अगर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया गया तो वो नुकसानदायक हो सकता है, फेटल हो सकता है फॉर द मदर, या फिर सिर्फ फीटस के लिए या फिर दोनों के लिए ही फीटस फेटल हो जाए, तो ऐसे में इट इज़ बेटर टू अबॉर्ट द चाइल्ड, है ना? सो वहाँ पर इट बिकम्स एसेंशियल टू परफॉर्म एमटीपी। फाइन, ओके। अब देखो, ये जो एमटीपी की प्रैक्टिस है, इट इज़ लीगलाइज्ड इन इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लीगलाइज किया था इन द ईयर 1971। बट लीगलाइज करने के साथ साथ ना, इसको लीगलाइज किया गया था विद दी स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस के साथ, मतलब कुछ रेस्ट्रिक्शंस इस पर लगाई गई हैं टू प्रिवेंट इट्स मिसयूज। क्योंकि आपने देखा था ना, एमनियोसेंटेसिस की जो टेक्निक थी उसका भी इंडिया में मिसयूज किया जाने लगा था टू डिटर्मिन द सेक्स ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड। और अगर अनबॉर्न चाइल्ड की जो सेक्स थी, अगर वो फीमेल होती थी, तो वो क्या किया जाता था, उनको मदर की वूम में ही अबॉर्ट कर दिया जाता था। मतलब एमनियोसेंटेसिस वॉज फॉलोड बाय एमटीपी ओनली, है ना? तो एमटीपी के थ्रू उनको अबॉर्ट कर दिया जाता था, जिसकी वजह से फीमेल फीटिसाइड के मेनेस आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा था इन द इंडिया, राइट? सो टू प्रिवेंट इट्स मिसयूज एंड टू कीप अ चेक ऑन द इलीगल फीमेल फीटिसाइड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
लीगलाइज्ड इट इन 1971 बट विद स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ओके, अब कुछ और भी बातें जान लेते हैं अबाउट दी एमटीपी। सो एमटीपी के बारे में देखिए, ये कब करना ज़्यादा सेफ है। सो इसको करना जो है वो रिलेटिवली सेफ माना जाता है ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। सो प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है ना, विच इज़ द फर्स्ट 3 मंथ, याद है आप सभी को। और इस ड्यूरेशन को हम वीक्स में अगर लिखें तो यू नो वेरी वेल, यहाँ पर होने वाले हैं 12 वीक्स। सो विद इन फर्स्ट 12 वीक्स के अंदर अगर एमटीपी परफॉर्म कर दिया जाता है, इट इज़ रिलेटिवली सेफर फॉर द फीमेल। अदरवाइज जो सेकेंड ट्राइमेस्टर की अबॉर्शंस होते हैं, दे आर मच मोर रिस्कियर। सो दे आर मोर रिस्कियर, इसीलिए इस ड्यूरेशन में यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में किए जाने वाले एमटीपीज वुड बी कंसिडर्ड सेफर। फाइन, एंड बात कर लेते हैं एमटीपी से एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स की। सो फर्स्टली ये एक बहुत स्किलफुल टास्क है जो कि क्वालिफाइड डॉक्टर्स ही परफॉर्म करने चाहिए, बट देखा जाता है कि इट इज़ ऑल्सो प्रैक्टिस्ड इलीगली बाय सम अनक्वालिफाइड क्वैक्स। तो कुछ अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स जो हैं, जो सो कॉल्ड डॉक्टर्स होते हैं, वो एमटीपी परफॉर्म करते हैं और उनका ये टेक्निक को परफॉर्म करना वुड बी फेटल फॉर द मदर्स इन मोस्ट ऑफ द केसेस, राइट। एंड साथ ही साथ आपको पता है एमटीपी से जुड़ा हुआ एक जो प्रॉब्लम है, दैट इज़ द इंक्रीजिंग मेनेस ऑफ द फीमेल फीटिसाइड। तो उसको भी अबॉर्ट करने के लिए, उसको रोकने के लिए यहाँ पर एमटीपी को बहुत सोच समझ के परफॉर्म किया जाना चाहिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट दी एमटीपी। आई होप आपको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी से रिलेटेड जितनी बातें मैंने बताई वो आपको समझ आई होंगी। तो बच्चों, आइए बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज दी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, या फिर जिन्हें हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज भी बुलाते हैं, जिन्हें हम शॉर्टली एसटीडी से भी एब्रीविएट करेंगे। तो देखो बच्चों, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज या इन्फेक्शंस हैं, उनको और भी कुछ नामों से बुलाते हैं, पहले उनको देख लेते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड दी वेनेरियल डिजीजेस, जिन्हें हम शॉर्टली वीडी से एब्रीविएट करेंगे, या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, RTICB, इनको हम यहाँ पर एब्रीविएट करते हैं। इतनी बात क्लियर है? ओके। अब जैसा कि नाम बता रहा है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस या फिर डिजीजेस, ऐसी डिजीजेस या इन्फेक्शन जो कि ट्रांसमिट होते हैं, स्प्रेड होते हैं थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, वुड बी कॉल्ड दी sexually transmitted diseases. So these are diseases or infections which are transmitted through sexual intercourse or contact. Fine. अब देखो, यहाँ पर ये जो इन्फेक्शंस हैं, इनका होना हर एज ग्रुप के लिए वल्नरेबल है, बट द थिंग इज, जो इंसिडेंसेस रिपोर्ट किए गए हैं ऑफ द स्प्रेड ऑफ सच इन्फेक्शंस, वो ज़्यादातर कॉमन देखे गए हैं इन पीपल इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 24। तो मतलब 15 to 24 के एज में लाया करने वाले लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं, वल्नरेबल होते हैं टू सच इन्फेक्शंस, और इसी एज ग्रुप में आप भी हैं। ओके, सो यहाँ पर जो इस एज ग्रुप में लाया करने वाले लोग हैं, दे आर हाईली vulnerable to such infections. So one must avoid such infections because they are fatal in the long run. तो बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है causative agents of the STIs, यानी कि sexually transmitted infections किन किन causative agents की वजह से होते हैं। तो जो causative agents हैं of the STIs, उनको हम 3 broad categories में डिवाइड कर लेते हैं। They are bacteria also, ये बैक्टीरिया के थ्रू भी हो सकते हैं, वायरसेस के थ्रू भी ट्रांसमिट हो सकते हैं, और तो और प्रोटोजोन के थ्रू भी आपको ये ट्रांसमिटेड नजर आएंगे। तो आइए देखते हैं कुछ डिजीजेस जो कि आपको बैक्टीरिया के थ्रू, यानी कि बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट दी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जो कि बैक्टीरिया के थ्रू स्प्रेड होती हैं। तो एग्जांपल के तौर पे द वेरी फर्स्ट STD इज द गोनोरिया। सो गोनोरिया, इसका जो कॉजेटिव एजेंट बैक्टीरिया है, उसका नाम है निसेरिया गोनोरिया। Remember this thing. So Neisseria gonorrhoeae is the causative agent of gonorrhea, which is a sexually transmitted disease. और ये जो Neisseria gonorrhoeae है, basically ये क्या है? This is the bacteria. Similarly, we have another STD जिसका नाम है syphilis. और syphilis नाम का ये जो particular disease है, sexually transmitted disease, this is caused by a bacteria called Treponema pallidum. So it is caused by Treponema pallidum. And lastly, जो आपको यहाँ पर बैक्टीरियल STD देखने को मिलता है, इसका नाम है क्लमाइडियासिस, और इसका जो कॉजेटिव एजेंट बैक्टीरिया है, उसका नाम है क्लमाइडिया ट्रैकोमैटिस। So क्लमाइडिया ट्रैकोमैटिस से होने वाला जो STD है,
that is called chlamydiasis, and this is the most common bacterial STD. So सबसे common जो bacterial STD है that is chlamydiasis and it is caused by Chlamydia trachomatis. तो आपको बच्चों इन diseases के पहली चीज़ तो जो causative agent है उसकी कैटेगरी याद होनी चाहिए कि बैक्टीरियल है, वायरल है या प्रोटोजोन है, और साथ ही साथ इनके कॉजेटिव एजेंट्स के नाम भी पता होने चाहिए, बिकॉज एग्जामिनेशन में डिजीजेस को उनके कॉजेटिव एजेंट से मैच करवाने वाले क्वेश्चन भी आते हैं. ओके देन वी हैव आर दी वायरसेस. अब कुछ वायरसेस भी हैं जिनसे होने वाली आपको कुछ डिजीजेस देखने को मिलेंगी विच आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड. सो नंबर वन दैट वी हैव इज दी जेनाइटल वॉर्ट्स, और जेनाइटल वॉर्ट्स होते हैं विद द हेल्प ऑफ वायरसेस कॉल्ड द ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जिन्हें हम शॉर्टली HPV से अब्रीविएट करेंगे. ठीक है, ओके. देन वी हैव इज दी जेनाइटल हर्पीज. तो ये जो जेनाइटल हर्पीज हैं दे आर कॉज्ड बाय सिंप्लेक्स वायरस, या फिर आप कह सकते हो उनको हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस, जिन्हें हम HSV से भी यहां पर अब्रीविएट कर लेंगे. और ये जिस टाइप का वायरस होगा बच्चों इसको हम टाइप 2 बुलाते हैं. तो दिस इज एक्चुअली टाइप 2 हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस, जिससे जेनाइटल हर्पीज कॉज होता है. ओके, देन वी हैव इज हेपेटाइटिस बी. हेपेटाइटिस बी नाम की जो डिजीज है दिस इज कॉज्ड बाय द वायरस कॉल्ड हेपेटाइटिस बी वायरस. तो इसका नाम होगा सेम ऑन द डिजीज. तो दिस इज कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस बी वायरस. एंड लास्टली सबसे डेडली डिजीज जो है जिसका कोई क्योर नहीं है इन दिस वर्ल्ड दैट इज द एड्स, और एड्स कॉज होता है बाय HIV. HIV विच स्टैंड्स फॉर ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. ठीक है, सो HIV स्टैंड्स फॉर ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. तो यहाँ पर ये आपके सामने कुछ वायरल STDs हैं जिनके कॉजेटिव एजेंट्स मैंने आपको मेंशन कर दिए हैं. एंड लास्टली वी हैव STD जो कि कॉज होता है बाय अ प्रोटोजोन जिसका नाम है ट्राइकोमोनियासिस. अब ये जो ट्राइकोमोनियासिस है इसके कॉजेटिव एजेंट का नाम, सिंस मेरे पास स्पेस नहीं है आई एम मेकिंग इट हियर, तो ये कॉज होता है बाय ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस. So this is caused by Trichomonas vaginalis which is a protozoan. ठीक है, तो Trichomoniasis is caused by a protozoan. Remember the name. ठीक है, तो आपको यहाँ पर इन डिजीजेस के ब्रॉड जो कॉजेटिव एजेंट है उनकी कैटेगरी याद होनी चाहिए और इनके कॉजेटिव एजेंट के नाम पता होने चाहिए. आई होप इतनी चीज़ आप अच्छे से समझ लिए होंगे. तो बच्चों आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको कन्वे कर दूं विच आई मिस्ड आउट व्हाइल आई वाज टेलिंग यू दीज डिजीजेस. आपको बच्चों एक चीज़ याद रखनी है, एक्सेप्ट फॉर दीज 3 डिजीजेस, इन 3 डिजीजेस को छोड़ के बाकी जितनी भी हमने STDs पढ़ी हैं दे आर कंप्लीटली क्योरेबल अगर उनको अर्ली डिटेक्ट कर लिया जाए और उनको प्रॉपरली ट्रीट कर लिया जाए. सो जेनाइटल हर्पीज, हेपेटाइटिस बी एंड एड्स को छोड़ के बाकी सभी के सभी जो हैं वो कंप्लीटली क्योरेबल हैं एक्सेप्ट फॉर दीज 3. तो ये 3 जो डिजीजेस हैं दे आर अनक्योरेबल इवन इफ दे आर डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड ऑल्सो. ठीक है, बाकी सभी यहाँ पर ट्रीट की जा सकती हैं. फाइन. तो बच्चों अब हम डिस्कस करने वाले हैं द वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द STIs. तो STIs कैसे ट्रांसमिट होते हैं वो तो आप नॉर्मली जानते हैं. जो प्रिंसिपल रीजन है जिसकी वजह से इनका ट्रांसमिशन होता है दैट इज अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट. तो एक अनसेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ये डिसीजेस स्प्रेड हो जाती हैं फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पार्टनर. राइट. सेकेंडली कुछ ऐसी भी आपको STIs देखने को मिलेंगी जो कि ट्रांसमिट हो सकती हैं अदर दैन दी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट. तो अगर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट ना भी हो तब भी कुछ STIs फॉर एग्जाम्पल हेपेटाइटिस बी और एड्स विच इज दी HIV इन्फेक्शन ये स्प्रेड हो सकती हैं बाय अदर मेथड्स ऑल्सो अदर दैन योर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट. तो वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके थ्रू ये ट्रांसमिट हो सकती हैं. देखिए सबसे पहला तरीका है बाय शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल्स या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एक्सेट्रा विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन. तो अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन के साथ कोई इंडिविजुअल जो है वो इंजेक्शन नीडल्स या फिर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को शेयर करता है तो ऐसे में इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में डिजीज के ट्रांसमिशन के चांसेस हैवी हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं. राइट. तो यहाँ पर आपको ये कंडीशन देखने को मिल सकती है जहाँ पर शेयरिंग ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट्स वुड लीड टू द ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज. सेकेंड जो तरीका है दैट इज द ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड. तो अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन एक हेल्दी पर्सन को ब्लड ट्रांसफ्यूज करता है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान भी
यहाँ पर आप देखोगे ट्रांसमिशन हो जाता है ऐसे इन्फेक्शंस का। एंड लास्टली फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर टू द फीटस। तो जब मदर इन्फेक्टेड हो और उसके अंदर जो डेवलपिंग फीटस है अगर वो प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली मदर से ही नरिशमेंट जाता है ना टू द फीटस, तो ऑब्वियसली मदर के अंदर ये जो इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं वो भी ट्रांसमिट हो जाते हैं इनटू द फीटस, और इसीलिए मदर से जो फीटस डेवलप हो रहा है उसके अंदर वहाँ पर भी इन्फेक्शन फैल जाता है। सो दीज आर दी other ways through which STIs like hepatitis B and AIDS can transmit in an individual. So I hope the modes of transmission of STIs are very clear. तो बच्चों, now we'll be discussing certain symptoms of the STIs जो कि आपको generalize देखने को मिलते हैं इन टाइप के इन्फेक्शंस में। तो देखो बच्चों, जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं ना ऑफ सच इन्फेक्शंस, दे कुड बी माइल्ड। तो ऐसे में बिगिनिंग होती है ऐसे इन्फेक्शंस के सिम्टम्स की बाय इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन या स्वेलिंग्स इन दी जेनाइटल रीजन। तो जेनाइटल रीजन में अगर इचिंग हो, फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा हो, स्लाइट पेन या स्वेलिंग देखने को मिल रहा है, दे कुड बी अर्ली सिम्टम्स ऑफ दी STIs, राइट। एंड फीमेल्स के केस में क्या होता है, अक्सर ही द फीमेल्स रिमेन एसिम्टोमेटिक फॉर अ लॉन्गर पीरियड। तो जो फीमेल है ना वो लंबे समय तक कोई सिम्टम्स शो नहीं करती हैं, और ऐसे में उनका जो डिजीज़ का डिटेक्शन है वो लंबे समय तक नहीं हो पाता है। तो अगर लंबे समय तक फीमेल्स में डिटेक्शन नहीं होगा डिजीज़ का, तो उनकी वजह से कुछ और कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो जाते हैं। कौन कौन से हैं वो कॉम्प्लिकेशंस, आइए समझते हैं। तो लेटर डिटेक्शन से आपको कुछ और कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल वन कुड बी द पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, जिन्हें शॉर्टली PID से हम अब्रिविएट करते हैं। तो देखो, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस कैसे आपको इंडिकेशन दे रहा है कि कहाँ पर क्या इन्फेक्शन होने वाला है। तो देखो, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, पेल्विक रीजन क्या है, लोअर एब्डोमेन रीजन है ना, वहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ऑब्वियसली द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, इजंट इट। तो वहाँ पर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। अब इन्फ्लेमेशन आप जानते हो, मैंने हर बार आपको बताया है, जब भी किसी जगह पर आपको रेडनेस, हीट, पेन एंड स्वेलिंग देखने को मिलता है, इट इज़ कंसिडर्ड और इट इज़ इंडिकेटिव ऑफ इन्फ्लेमेशन। तो ऐसे में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उनके वेरियस रीजन्स में इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है। एट दैट इन्फ्लेमेशन कुड बी इन द ओवरी, इट कुड बी इन द फैलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस, सर्विक्स, कहीं पर भी हो सकती है। सो ऑल दीज कॉन्स्टिट्यूट द पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, ठीक है। देन वी हैव दी एबॉर्शंस। तो हो सकता है अगर फीमेल इन इन्फेक्शंस के दौरान कंसीव करती है तो चाइल्ड अबॉर्ट हो जाए। नेक्स्ट वुड बी द स्टिल बर्थ। हो सकता है चाइल्ड जो है वो डेवलप जो हो रहा है वो डेड डिलीवर हो टू दी वर्ल्ड। देन इट कुड इवन लीड टू एक्टोपिक प्रेगनेंसीज। तो नॉर्मली आप जानते हो जो इम्प्लांटेशन होता है यूट्रस में होता है और वहीं पर चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है, बट कई बारी ऐसे फीमेल्स जो कि इन इन्फेक्शन से सफ़र कर रहे होते हैं वहाँ पर इम्प्लांटेशन फैलोपियन ट्यूब में हो जाता है। दैट मीन्स इट इज़ डन अवे फ्रॉम दी यूट्रस, और ऐसे में जो प्रेगनेंसीज होती हैं वी कॉल देम दी एक्टोपिक प्रेगनेंसीज, ठीक है, विच आर नॉट गोइंग टू रिमेन वायबल फॉर अ लॉन्गर पीरियड। देन इट मे इवन लीड टू इनफर्टिलिटी। तो ऐसे इन्फेक्शंस का होना इनफर्टिलिटी भी कॉज कर सकता है। एंड लास्टली इट मे ऑल्सो लीड टू द कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कैंसर भी कॉज कर सकता है। तो दीज आर दी सिम्टम्स विच कुड बी अराइज्ड ड्यू टू सच STIs और दी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। तो बच्चों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द प्रिवेंशन ऑफ STIs। दैट मीन्स हम यहाँ पर कुछ ऐसे मेजर्स डिस्कस करने वाले हैं जिनके थ्रू हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के स्प्रेड को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है दैट इज टू अवॉइड सेक्सुअल इंटरकॉर्स विद अननोन और मल्टीपल पार्टनर्स। तो अननोन और मल्टीपल पार्टनर से सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाना अवॉइड करना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, ऑलवेज ट्राई टू यूज़ कॉन्डम्स ड्यूरिंग दी कॉइटस। तो कॉइटस के दौरान कॉन्डम्स का जो इस्तेमाल है दैट शुड बी प्रमोटेड, बिकॉज वेरी वेल ये एक ऐसा बैरियर की तरह एक्ट करता है जो कि स्प्रेड ऑफ STIs को रोक सकता है। नॉट ओनली ये कंसेप्शन को रोकता है बट ऑल्सो ये STIs की ट्रांसमिशन, एड्स जैसी डिजीज के भी ट्रांसमिशन को रोक देता है। सो कॉन्डम्स का जो यूटिलाइजेशन है ड्यूरिंग द कॉइटस और द इंटरकॉर्स मस्ट बी प्रमोटेड। सेकेंडली, इफ़ डाउटफुल, अगर डाउटफुल सिचुएशन आती है, कुछ ऐसे सिम्टम्स लगते हैं कि भाई यहाँ पर कुछ सिम्टम्स ऐसे दिख रहे हैं जो कि STIs के सिम्टम्स हैं, देन वन मस्ट विजिट अ डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ डिटेक्टेड विद द इन्फेक्शन। तो अगर कोई डाउट है तो ऐसे में जाके जल्द से जल्द डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, और ऐसे में अगर कोई इन्फेक्शन डिटेक्ट होता भी है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए ताकि डिजीज़ आगे स्प्रेड ना हो पाए। सो आई होप द प्रिवेंशन ऑफ STIs इज़ वेरी क्लियर। तो बच्चों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इनफर्टिलिटी। तो इनफर्टिलिटी क्या होती है? इनफर्टिलिटी इज बेसिकली द इनएबिलिटी ऑफ अ कपल टू कंसीव
even after 1 to 2 years of regular unprotected sexual intercourse. तो अगर एक कपल 1 to 2 years of unprotected sexual intercourse परफॉर्म करते हैं और तब भी वो एक चाइल्ड कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, देन द कपल इज सेड टू बी इनफर्टाइल. ठीक है, सो इनफर्टिलिटी के डिफरेंट रीजन देखने को मिल सकते हैं. मेल्स के केस में जो रीजन है वो आपके सामने यहाँ पर मेंशन है. द वेरी फर्स्ट रीजन जिसकी वजह से आपको मेल्स के केस में इनफर्टिलिटी देखने को मिल सकती है, दैट कुड बी ड्यू टू ओलिगोस्पर्मिया और एज़ोस्पर्मिया. अब देखो, ओलिगोस्पर्मिया मतलब होता है लो स्पर्म काउंट. ओके, ओलिगो वर्ड इज फॉर लो, है ना. तो यहाँ पर अगर आपको लो स्पर्म काउंट देखने को मिलता है, जिसको मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, तो दिस इज लो स्पर्म काउंट. और एज़ोस्पर्मिया मतलब ए मीन्स होता है विदाउट ना, सो ज़ू वर्ड इज फॉर मोटाइल. तो बेसिकली यहाँ पर अगर सीमेन में स्पर्म्स प्रेजेंट ही ना हो, मोटाइल स्पर्म्स एब्सेंट हो, तब भी ये आपको इनफर्टाइल या फिर इनफर्टिलिटी कॉज करता हुआ नजर आएगा. तो एज़ोस्पर्मिया में क्या होता है, नो स्पर्म इन सीमेन. अब ये हो सकता है ड्यू टू द ब्लॉक्ड वास डिफरेंस. ठीक है, तो हो सकता है वास डिफरेंस ब्लॉक्ड हो, जिसकी वजह से द स्पर्म्स आर नॉट एबल टू एंटर इनटू द यूरेथ्रा. फाइन. सो ओलिगोस्पर्मिया एंड एज़ोस्पर्मिया आर द रीजन जिनकी वजह से इनफर्टिलिटी इन मेल्स अराइज कर सकती है. सेकेंड जो रीजन है, दैट कुड बी रिड्यूस्ड स्पर्म मोटिलिटी. हो सकता है जो स्पर्म है वो प्रॉपर्ली कंडीशन नहीं है और उसके पास इतनी ज़्यादा मोटिलिटी नहीं है टू ट्रैवल अप टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. थर्डली, द फेलियर ऑफ द टेस्टिस टू डिसेंड इनटू द स्क्रोटम. तो भाई ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो टेस्टिस हैं वो इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू डिसेंड करके स्क्रोटम में आती हैं, बट अगर ये फेल कर जाएं टू डिसेंड तो अगेन इनफर्टिलिटी कॉज हो जाती है. और इस कंडीशन को हम क्या बुलाते थे बच्चों, वी यूज्ड टू कॉल इट क्रिप्टोर्किटिज्म. सो क्रिप्टोर्किटिज्म इज द फेलियर ऑफ द टेस्टिस टू डिसेंड इनटू द स्क्रोटल सैक फ्रॉम द इंग्वाइनल कैनाल. ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा. और ऐसा क्यों होता है, बिकॉज यू नो वेरी वेल, जो हमारी बॉडी का कोर टेम्परेचर होता है दैट इज हायर, है ना. तो इतने हाई टेम्परेचर पे व्हाट विल हैपन, द स्पर्म फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है दैट इज हैम्पर्ड, वो होती नहीं है. ठीक है, इसीलिए इट लीड्स टू इनफर्टिलिटी. फाइन. देन फोर्थ जो रीजन है, दैट कुड बी अल्कोहलिज्म एंड द फिफ्थ रीजन वुड बी इजैक्यूलेशन डिफेक्ट्स. ठीक है, तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से मेल्स के केस में आपको इनफर्टिलिटी देखने को मिलेगी. फीमेल्स के केस में होने वाली इनफर्टिलिटी के कुछ ये रीजंस हो सकते हैं. फर्स्टली, इररेगुलर और नो ओव्यूलेशन. तो ओव्यूलेशन जो है दैट इज द रिलीज ऑफ द सेकेंडरी oocyte, या तो वो इररेगुलर हो रहा है, इट इज़ नॉट हैपनिंग अराउंड द 14th डे, या फिर वो हो ही नहीं रहा है. तो ऐसे में जब सेकेंडरी oocyte ही नहीं आएगा तो एग जो है वो बेसिकली जो स्पर्म है वो फर्टिलाइज करेगा ही नहीं किसी को. इसका मतलब यहाँ पर कंसेप्शन के चांसेस नेग्लिजिबल हैं. ठीक है, इसीलिए यहाँ पर इनफर्टिलिटी देखने को मिल सकती है. सेकेंडली इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ सेक्स हार्मोन्स. तो सेक्स हार्मोन्स की डेफिशिएंसी की वजह से भी इनफर्टिलिटी फीमेल्स में अराइज कर सकती है. एंड थर्डली, डिफेक्ट्स की वजह से. अब हो सकता है फीमेल के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उनमें कुछ डिफेक्ट हो. सो डिफेक्टिव जेनाइटल ट्रैक्ट की वजह से भी हो सकता है जो यूट्राइन एंडोमेट्रियम है वो डिफेक्टिव हो, जहाँ पर इम्प्लांटेशन नहीं हो पा रहा है. हो सकता है कि सर्विक्स जो है वो डिफेक्टिव हो, जिसकी वजह से स्पर्म जो है उसको पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे हो या फिर स्विम नहीं कर पा रहे हो उसके थ्रू, या हो सकता है कुछ वजाइनल ग्रोथ देखने को मिल जाती है. तो उस वजह से भी यहाँ पर आपको फीमेल्स के केस में इनफर्टिलिटी अराइज करती हुई नजर आएगी. सो आई होप द वेरियस रीजन फॉर इनफर्टिलिटी एंड इनफर्टिलिटी एज अ टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा. तो बच्चों आइए बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिन्हें हम शॉर्टली ART से अब्रीविएट करते हैं. तो बच्चों जैसा कि नाम बता रहा है, इस टॉपिक के अंदर हम कुछ ऐसी टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी स्टडी करने वाले हैं जो कि असिस्ट करती हैं इनफर्टाइल कपल्स को टू हैव और टू कंसीव अ चाइल्ड. राइट, तो यहाँ पर जो सबसे पहली टेक्निक दैट वील बी सीइंग वुड बी द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन अलॉन्ग विथ एम्ब्रायो ट्रांसफर, जिसे हम शॉर्टली IVF ET बुलाते हैं. और इसको बहुत कॉमनली और पॉपुलरली एक और नाम से बुलाया जाता है, दैट इज द टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम. ठीक है, तो इस टेक्निक और इस टेक्नोलॉजी को हम डिटेल में स्टडी करें उससे पहले एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लीजिए. टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम से बॉर्न होने वाला जो पहला चाइल्ड था उनका नाम था लुइस ब्राउन. तो लुइस जॉय ब्राउन वॉज द वेरी फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी which was born, and she was born on 25th July 1978. तो she was born in July 1978 and to be precise on the 25th of July. ठीक है, सो लुइस जॉय ब्राउन ये आपको फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी देखने को मिल रही हैं, जो कि उनकी कुछ आगे की फोटोग्राफ्स आपके सामने यहाँ पर है.
सो शी वॉज द वेरी फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी एंड इनका जो बर्थ है इट वॉज द रिजल्ट ऑफ 15 years of hard work of two important scientists. तो बेसिकली हर birth was a successful culmination of 15 years of hard work by two scientists जिनके नाम आपको याद रखिए. One is Dr. Patrick Steptoe and the other is Dr. Robert Edwards. तो इन दो साइंटिस्ट ने 15 साल तक रिसर्च किया है और उस रिसर्च का नतीजा है कि ये पहली टेस्ट ट्यूब बेबी वॉज बॉर्न जिनका नाम था लुइस ब्राउन. आई होप इतनी इन्फॉर्मेशन इज वेरी क्लियर. तो बच्चों अब हम डिस्कस करने वाले हैं द टेक्निक ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन फॉलोड बाय एम्ब्रायो ट्रांसफर. उससे पहले इस वर्ड को समझ लीजिए. इन विट्रो वर्ड का मतलब क्या होता है? इन विट्रो मतलब होता है आउटसाइड द लिविंग बॉडी. तो लिविंग बॉडी से अगर बाहर यानी कि लैबोरेटरी कंडीशंस में अगर एक फर्टिलाइजेशन इवेंट हो रहा है वी विल कॉल इट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. एंड इस फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो एम्ब्रायो बनेगा उसको मदर की बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है. सो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी फॉलोड बाय एम्ब्रायो ट्रांसफर. रिमेंबर दिस थिंग. ओके, नाउ इस टेक्निक को कैसे परफॉर्म किया जाता है? तो सबसे पहले तो जो मेल डोनर है, सो यहाँ पर एक मेल डोनर होगा भाई जो कि स्पर्म देगा, है ना, जिससे कि स्पर्म हार्वेस्ट किए जाएंगे. एंड एक फीमेल डोनर भी होगी भाई जिससे ओवा को हार्वेस्ट किया जाएगा. एंड इन दोनों ही मेल एंड फीमेल गैमीट्स को एक टेस्ट ट्यूब में जिसके अंदर एक मीडियम प्रेजेंट है उस टेस्ट ट्यूब में मिक्स कर दिया जाएगा. तो यहाँ पर जो स्पर्म एंड ओवा है वो आपस में फर्टिलाइजेशन की इवेंट शो करेंगे, ठीक है, टू फॉर्म अ जायगोट. तो बेसिकली यहाँ पर क्या किया जा रहा है, जो स्पर्म्स एंड ओवा हैं फ्रॉम द डोनर्स आर इंड्यूस्ड टू फॉर्म अ जायगोट इनसाइड द लैबोरेटरी. अब ये टेस्ट ट्यूब में भी हो सकता है, दिस कुड बी इनसाइड द टेस्ट ट्यूब, इसलिए इसका नाम टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी बुलाया गया. एंड इट कुड ऑल्सो अकर इनसाइड द पेट्री डिश, ठीक है. ओके, नाउ एक बार जायगोट बन गया, अब जायगोट या फिर आगे की जो सब्सिक्वेंट स्टेजेस होती हैं ऑफ द क्लीवेज जिसमें एक एम्ब्रायो फॉर्म होता है उनको ट्रांसफर किया जाता है इनसाइड द मदर बॉडी, बिकॉज आगे का जो डेवलपमेंट है वो मदर की बॉडी में होगा. तो ऐसे में यहाँ पर दो स्टेजेस में हो सकता है कि एम्ब्रायो का ट्रांसफर हो. तो पहली जो स्टेज है उस केस में देखिए वहाँ पर ट्रांसफर हो रहा होता है या तो जायगोट की स्टेज में या फिर इन अ स्टेज जहाँ पर एम्ब्रायो कंटेन्स अप टू 8 ब्लास्टोमेर्स. सो embryo with up to 8 ब्लास्टोमियर्स अगर ट्रांसफर किए जा रहे हैं इनसाइड द मदर बॉडी तो वो डायरेक्टली मदर के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं. तो यहाँ पर जायगोट या फिर एम्ब्रायो जिसके पास 8 ब्लास्टोमियर्स तक हैं उनको सीधे मदर के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है और इसीलिए इस टेक्निक को हम बुलाते हैं जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर. ओके, तो यानी कि यहाँ पर जायगोट का ट्रांसफर किया जा रहा है विद इन द फैलोपियन ट्यूब, इसीलिए इट इज इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है. ओके, तो जायगोट या फिर ऐसा एम्ब्रायो जो कि अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रायो डेवलपमेंट में है दैट इज अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स पोजेस कर रहा है. फाइन. ओके, अगर यहाँ पर जो एम्ब्रायो है वो 8 से ज़्यादा ब्लास्टोमियर पोजेस कर रहा है तो ऐसे एम्ब्रायो का ट्रांसफर फैलोपियन ट्यूब में नहीं किया जाता है, उसे डायरेक्टली मदर की यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया जाता है और इसीलिए इस टेक्निक को हम बुलाते हैं इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर. इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर मतलब इंट्रा मीन्स विद इन, यूट्राइन मीन्स यूट्रस, ट्रांसफर जिसे शॉर्टली IUT से आप अब्रीवेट करते हैं और इसको हम ZIFT से अब्रीवेट करते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर जो ट्रांसफर होने वाला है एम्ब्रायो का इट इज गोइंग टू बी एम्ब्रायो विथ मोर देन 8 blastomeres are going to be transferred. And once this transfer has occurred, now the further developments will take place inside the mother's body. So I hope in vitro fertilization embryo transfer की जो टेक्निक है वो आपको समझ आई होगी. तो बच्चों द नेक्स्ट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इज द गिफ्ट, जिसको हम अगर एक्सपैंड करें तो इट स्टैंड्स फॉर गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर. तो बच्चों इस पर्टिकुलर टेक्निक को कब परफॉर्म किया जाता है? ये परफॉर्म किया जाता है उन फीमेल्स के केस में जो कि एक एग प्रोड्यूस या ओवा प्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं. तो भले ही वो ओवा प्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं बट दे कैन प्रोवाइड सूटेबल एनवायरनमेंट जहाँ पर फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है और एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट भी हो सकता है, बट वो एग ही प्रोड्यूस नहीं कर पा रही हैं, राइट. तो ऐसे में एक सूटेबल फीमेल डोनर से एग को कलेक्ट करके उस पर्टिकुलर फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है. तो यानी कि यहाँ पर ओवम का यानी कि फीमेल गैमीट का ट्रांसफर किया जा रहा है इनसाइड द फैलोपियन ट्यूब. अब नाउ द फीमेल इज गोइंग टू बी इंसेमिनेटेड और जो स्पर्म्स हैं वो जाके फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट एग को
फर्टिलाइज करेंगे और उसके बाद फर्दर एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट होगा, राइट। तो यानी कि यहाँ पर गैमीट को ही फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जा रहा है ना, फ्रॉम वन फीमेल डोनर टू दी अनदर। तो बेसिकली यहाँ पर इसीलिए इसको हम गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर बुलाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, सिंस यहाँ पर फर्टिलाइजेशन जो है वो फीमेल की बॉडी में ही अगर कर रहा है, ओके, एग भले ही हमने एक डोनर से लिया हुआ है, बट फर्टिलाइजेशन तो फीमेल की बॉडी में ही अगर कर रहा है, इसलिए इट इज़ नॉट गोइंग टू बी इन विट्रो, बिकॉज ये लैबोरेटरी में नहीं हो रहा है, दिस इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, राइट। इसीलिए यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन होगा इट इज गोइंग टू बी इन वाइवो फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर इन वाइवो फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, ठीक है, ओके। सो जैसा कि मैंने आपको बताया, इट इंक्लूड्स द ट्रांसफर ऑफ ओवम फ्रॉम द डोनर फीमेल इनटू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस एन एग, ठीक है, ओके। I hope this is clear to all of you. Next we have is the technique which we call intracytoplasmic sperm injection, जिसे shortly ICSI से हम abbreviate करेंगे। तो देखो नाम बता रहा है इसका, इंट्रा मीन्स विद इन, साइटोप्लाज्मिक मीन्स साइटोप्लाज्म, स्पर्म इंजेक्शन यानी कि विद इन दी साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम अगर हम स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट कर दें विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोपिपेट, दिस टेक्निक वुड बी कॉल्ड इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो देखने को मिल रहा है आपको, यहाँ पर ये एक ओवम है, ओवम का ये न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है। तो एक माइक्रोपिपेट की हेल्प से, दिस इज अ माइक्रोपिपेट, एक माइक्रोपिपेट की मदद से एक स्पर्म को डायरेक्टली ओवम के साइटोप्लाज्म में ही ट्रांसफर कर दिया गया है। नाउ द मेल एंड द फीमेल प्रो न्यूक्लियाई आर सो क्लोज टू ईच अदर, इसका मतलब यहाँ फर्टिलाइजेशन तो 100% होगा, राइट। तो यहाँ पर क्या देखने को मिला है, एंड याद रखिएगा यहाँ पर सिंगल स्पर्म को ही ट्रांसफर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोपिपेट। सो अ सिंगल स्पर्म फ्रॉम एन इनफर्टाइल मेल इज डायरेक्टली ट्रांसफर्ड इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम, एंड डेफिनेटली जब वो इतने पास होंगे तो फर्टिलाइजेशन का जो रिजल्ट है वो तो 100% होगा ही होगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर 0% चांसेस है ऑफ द फेलियर ऑफ दिस टेक्निक। सो आई होप दिस टेक्निक इज ऑल्सो वेरी क्लियर। तो बच्चों अब हम फाइनली डिस्कस करने वाले हैं द लास्ट मेथड ऑफ द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, दैट इज द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होगा भाई, नाम बता रहा है इसको कि इंसेमिनेशन की प्रोसेस यहाँ पर आर्टिफिशियली परफॉर्म की जाएगी। इंसेमिनेशन आई होप आपको याद होगा, इट इज द प्रोसेस जिसमें कि ट्रांसफर किया जाता है ऑफ द स्पर्म और द सीमेन इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। तो फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में जब स्पर्म या सीमेन का डिपोजिशन होगा आर्टिफिशियली, उस टेक्निक को हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बुलाते हैं, ठीक है। तो देखो ये ऑब्वियसली उन्हीं केसेस में परफॉर्म किया जाता होगा जहां पर मेल्स जो है दे आर अनेबल टू डिपॉजिट देयर semen inside the female genital tract, right? So it is used to correct the cases of infertility in those cases जहाँ पर male is unable to inseminate the female, ठीक है, जहाँ पर मेल जो है वो अपने फीमेल को फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में डिपॉजिट नहीं कर पा रहा है, या फिर इवन इन दोज मेल्स जिनके पास उनके एजैक्यूलेट में बहुत ही लो स्पर्म काउंट है, तो ऐसे केसेस में भी कंसेप्शन नहीं हो पाता है। तो ऐसे में क्या किया जाएगा, देखिए ऐसे में जो सीमेन है उसको कलेक्ट किया जाएगा आइदर फ्रॉम अ हेल्दी डोनर या फिर फ्रॉम द हस्बैंड। सो यहाँ पर हस्बैंड से या फिर एक हेल्दी डोनर से कलेक्ट करने के बाद सीमेन को आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है either into the vagina or directly into the uterus of the female. तो with the help of a syringe like of a thing, इन semen को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा या तो वेजाइना में या फिर यूट्रस में, ओके। और ये आगे जाके फर्टिलाइजेशन कॉज करते हैं। अगर देखिए ये जो इंसेमिनेशन है वो डायरेक्टली यूट्रस में किया जा रहा है तो इसको हम एक नाम देते हैं, दैट इज IUI, दैट इज इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। सो आई होप आपको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की टेक्निक भी समझ में आ गई होगी। सो बच्चों जितनी भी हमने ये ARTs की टेक्निक सीखी है ना, दे आर मेड विद द एम कि भाई इट इज़ टू प्रोवाइड दोज कपल जो कि इनफर्टाइल हैं विद द चिल्ड्रन। बट इन अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पर कितने सारे ऑर्फन चिल्ड्रन हैं हु आर डेस्टिट्यूटेड, राइट, दे आर लुकिंग फॉर पेरेंट्स, न जाने कितने ऐसे कपल्स हैं हु आर चाइल्डलेस, तो ऐसे में दे आर मेड फॉर ईच अदर, राइट। तो आई वुड से टू बी ऑनेस्ट अडॉप्शन इज द बेस्ट मेथड for those couples who are looking for parenthood in our country, right? So I hope this chapter यहीं पर जो एंड हो रहा है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बच्चों इसी के साथ फिनिश होता है हमारा चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आई होप इस चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने डील किए वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, और जैसा कि आप सभी जानते हो लर्नो हाउ फ्री है पर बेस्ट है।